8 जून 2014। टाइम था रात के 10:30 बजे का। उस वक्त कराची के पुराने एयरपोर्ट पर हवालदार आजम खान की ड्यूटी थी। स्टाफ के जाने पहचाने चेहरे आजम को सलाम करते, कार्ड दिखाते और अंदर दाखिल हो जाते। लेकिन अचानक गेट के सामने एक हाईएस आकर रुका। हाईएस से 10 अफराद उतरे। उन्होंने एएसएफ की वर्दी पहनी हुई थी और उनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स। और देखते ही देखते चंद लम्हों में उन्होंने सीधे फायर खोल दी। सिक्योरिटी वाले परेशान थे कि कौन उनका साथी है और कौन दहशतगर्द, क्योंकि दोनों के लिबास सेम थे। आजम और उसके साथियों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन नौजवान बढ़ते चले जा रहे और दहशतगर्दों पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। मगर सवाल ये था कि ये लोग कौन थे, इन्होंने कराची का ही इंतखाब क्यों किया और उन्हें एयरपोर्ट की इतनी प्रिसाइज मालूमात कैसे थी? क्या ये कोई इनसाइडर जॉब तो नहीं थी? और सबसे बड़ी बात कि जिस मुल्क में एयरपोर्ट ही महफूज ना हो, वहाँ की आवाम का क्या हाल होगा? कहानी में आगे जाने से पहले हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। ये बात है 2013 की। एयरपोर्ट अटैक से तकरीबन 1 साल पहले 1 नवंबर 2013 वजीरिस्तान की मीरान शाह सड़क पर एक गाड़ी जा रही थी कि अचानक उस पर मिसाइल अटैक होता है और गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और उसमें कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच पाता। उस जमाने में पाकिस्तान में ड्रोन हमले एक मामूल की बात थी, लेकिन ये हमला गैर मामूली था, इंतहाई गैर मामूली, क्योंकि ये गाड़ी जिस पर मिसाइल अटैक हुआ ये किसी मामूली शख्स की नहीं थी, बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की। One of the most wanted men in the world, the leader of the Taliban in Pakistan, a $5 million bounty on his head, now dead, killed by a U.S. drone. His young looks in stark contrast to his crimes, the alleged mastermind of that grisly plot portrayed in the movie Zero Dark 30. तालिबान ने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तालिबान की धमकी सीरियस थी, मुल्क हाई अलर्ट पर था और फिर वो खौफनाक रात आ गई। तालिबान ने वजीरिस्तान का बदला ले लिया, कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। एक ऐसा हमला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये रियासती कमजोरी थी, नेग्लिजेंस, या फिर तालिबान की बढ़ती हुई कुव्वत? आठ जून 2014। टाइम था रात के 10:30 बजे का। आप ये सोच रहे होंगे ये पुराना एयरपोर्ट क्या है? ये जो आपको मैप पर नजर आ रहा है ये है जिन्ना टर्मिनल, और अगर इससे थोड़ा लेफ्ट पर जाएं तो ये रहा पुराना एयरपोर्ट, जिसे हज टर्मिनल भी कहा जाता है, जो कार्गो और स्पेशल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने एयरपोर्ट और जिन्ना टर्मिनल की एंट्रेंस तो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एयरपोर्ट पीछे से एक ही रनवे और एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने एयरपोर्ट से दाखिल होकर जिन्ना टर्मिनल तक जाना कोई खास मुश्किल नहीं, और यही वजह है कि दहशतगर्दों ने भी हमले के लिए यही रास्ता चुना। वैसे भी यहाँ जिन्ना टर्मिनल के मुकाबले में सिक्योरिटी बहुत कम होती है। तो इस रात पुराने एयरपोर्ट की एंट्रेंस पर हवालदार आजम खान की ड्यूटी थी कि अचानक गेट के सामने एक हाईएस आकर रुकी। हाईएस से चंद अफराद उतरे। आजम खान हाईएस को गौर से देख ही रहा था कि इसमें से अफराद उतरना शुरू हुए। 1, 2, 3, पूरे 10 अफराद उतरे। इन लोगों ने एएसएफ की वर्दी पहनी हुई थी और हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स और कंधों पर रॉकेट लॉन्चर्स थे, और फिर उन्होंने चंद ही लम्हों में देखते ही देखते सीधे फायर खोल दी। उधर पुराने एयरपोर्ट पर होने वाली फायरिंग और धमाकों की आवाजें जिन्ना टर्मिनल की भी दरो दीवार को हिलाने लगी। तकरीबन आधी ड्यूटी हमारी गुजरी तकरीबन 11 बजे। हमने एक ज़ोरदार फायरिंग की आवाज़ सुनी। फोकर गेट से सब इंस्पेक्टर साहब मसूद साहब ने कॉल की कि सिरा 7 फोकर गेट पर पहुँचे, अटैक हो गया। तो जैसे ही
हमने पोजीशनें ली, सिर्फ वर्दी का धोखा दे रहे थे वो, लेकिन शूज़ वाइट कलर के जोगर पहने हुए थे और रॉकेट लॉन्चर कंधे पे था और पीछे एक बैग पहना हुआ था, शोल्डर बैग। जैसे दहशतगर्द को हमने देखा तो हम सब ने इकट्ठा फायर उस पर खोल दिया, तो वो उधर मौके पर ही गिर गया और जहन्नम वासल हो गया। शदीद पैनिक शुरू हो गया। मुसाफिर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पर लगे टीवी स्क्रीन पर एक न्यूज फ्लैश हुई। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों का हमला। हर जगह कराची एयरपोर्ट के करीब फायरिंग की गई है और धमाके की भी इतलात हैं। फायरिंग का तबादला जारी है। फोर्सेस ने एयरपोर्ट के चारों तरफ से घेर। एयरपोर्ट पर जंग का समा था। गेट पर तैनात एएसएफ ने तो दहशतगर्दों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें मजीद मदद की जरूरत थी। उनके साथी शहीद होते जा रहे थे। अभी मौके पर रेंजर्स और पुलिस नहीं पहुंची थी, इसीलिए जो करना था उन्हें ही करना था। तमाम टीम्स को ये हुक्म मिला कि फौरन फोकर गेट पहुंचे। एयरपोर्ट पर सायरन बज गए, रनवे को बंद कर दिया गया और जहाज में बैठे अक्सर मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया गया। उनके पास फोर्सेस को इंगेज रखने का पूरा प्लान मौजूद था। उन्होंने दो दो अफराद की टोलियां बनाई और मुख्तलिफ मकामात से फायरिंग शुरू कर दी। उधर एएसएफ की मदद के लिए दीगर फोर्सेस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इतने बड़े एरिया में सिर्फ 10 दहशतगर्दों को पिन पॉइंट करके न्यूट्रलाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ एएसएफ, सीटीडी, रेंजर्स, पुलिस और आर्मी, और दूसरी तरफ वो 10 दहशतगर्द। एक अजीब खौफनाक सूरत हाल थी। हर तरफ सिर्फ गोलियां चल रही थी। बाहर मौजूद लोगों को सिर्फ धमाकों और फायरिंग की आवाजें आ रही थी। सबके जहनों में खौफनाक ख्यालात आ रहे थे। आखिरकार अंदर हो क्या रहा है? मुसाफिर और अमले के घर वालों में एक बेचैनी थी कि आखिर उनके प्यारे किस हाल में होंगे। सबकी बस एक ही दुआ थी कि कोई बड़ा नुकसान ना हो। रात भर ये लड़ाई जारी रही। दहशतगर्दों की रनवे की तरफ बढ़ने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों की टोलियां जैसे ही रनवे की तरफ बढ़ती, फोर्सेस उन्हें घेर लेती। एक दहशतनाक मंजर था। चारों तरफ गोलियां और धमाकों की आवाजें और हर लम्हे गिरते हुए दहशतगर्द। लेकिन कुछ दहशतगर्द खुदकुश जैकेट पहने हुए थे। उनके करीब जैसे ही कोई फोर्सेस आती, वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेते। फजर के आसपास 2 दहशतगर्द किसी न किसी तरह रनवे के करीब पहुंच गए। उन्होंने जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर आखिरकार फोर्सेस ने उन्हें भी अपनी गोलियों का निशाना बना दिया। 10 घंटे तक जारी रहने वाली फायरिंग और ब्लास्ट थम गए और हर तरफ खामोशी छा गई। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। फोर्सेस को ये खदशा था कि कहीं कोई दहशतगर्द एयरपोर्ट के किसी कोने में छुपा हुआ तो नहीं है। फोर्सेस के जवान इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। हर दरवाजा, हर हॉल, हर कमरा चेक किया जा रहा था। फिर आखिर पूरे एयरपोर्ट को अच्छे से चेक कर लिया गया और कोई भी दहशतगर्द बाकी ना रहा और यूं ही ऑपरेशन क्लीनअप मुकम्मल हो चुका था। सुबह होने से पहले सारे दहशतगर्द मारे जा चुके थे। दिन निकलते ही सिक्योरिटी हुकाम ने मीडिया ब्रीफिंग देना शुरू की, लेकिन जिस जगह ये ब्रीफिंग दी जा रही थी उसी जगह एक और सानेहा भी जन्म ले रहा था। हुआ कुछ यूं कि जब दहशतगर्दों ने एयरपोर्ट पर हमला किया तो अमले में भगदड़ मच गई और जिसको जहां जगह मिली वो वहां जाकर छुप गया। इसी कश्मकश में कुछ लोग कार्गो टर्मिनल की कोल्ड स्टोरेज में जाकर छुप गए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो इस कोल्ड स्टोरेज से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दहशतगर्दों के मुकाबले के दौरान कोल्ड स्टोरेज को भी निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। अंदर लोग जिंदा जलते रहे और बाहर मीडिया रिपोर्टर्स चीख चीख कर ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बता रहे थे कि अंदर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तकलीफ और कर्ब से भरा इंतजार 28 घंटों बाद खत्म हो गया। इतवार की शब कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले से बचने के लिए कोल्ड स्टोरेज में पनाह लेने वाले 7 जिंदा अफराद मंगल की सुबह मस्क शुदा लाशों की सूरत में बाहर निकाल लिए गए। 28 घंटों तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में मुताद्दिद भारी मशीनों और दर्जनों एहलकारों ने हिस्सा लिया और फिर टर्मिनल की दीवार तोड़कर ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। तमाम 7 लाशें जब जिन्ना अस्पताल पहुंचाई गईं, तो वहां मौजूद गुस्सा और लवाहिकीन गम से निढाल हो गए। एयरपोर्ट में दहशतगर्दों के दाखिल होने से जदीद असलहे लाने तक, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को नजरअंदाज करने से जवानों की कम नफरी तक, मुसाफिरों के जहाज में फंसने से कोल्ड स्टोरेज में अमवात तक, इस हमले का हर पार्ट, हर पहलू, हर मरहला
चीख चीख कर अफसरान की नाकामी और नाअहली की दास्तान सुना रहा था। दहशतगर्दों ने मेन गेट के बजाय फोकर गेट से हमला किया, जहां हमेशा सिक्योरिटी कम होती है, जिससे पता लगता है कि दहशतगर्दों ने मुकम्मल रैकी के बाद ये हमला सरअंजाम दिया। उनको सिक्योरिटी डिटेल्स से लेकर अंदरूनी रास्तों तक तमाम मालूमात थी। ये मालूमात उन्होंने कैसे हासिल की और वो आसानी से इतना सारा असलहा लेकर एयरपोर्ट में दाखिल कैसे हुए। इन सवालात के जवाबात देने से पहले हम आपको उज़्बेकिस्तान ले जाते हैं। जी हाँ, सोवियत यूनियन वाला उज़्बेकिस्तान। क्या कह रहे हैं, इसका एयरपोर्ट से क्या ताल्लुक है? जी हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि दहशतगर्द जिन्होंने एयरपोर्ट पे हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि उज़्बेक थे। है ना हैरानी की बात? ये उज़्बेक कराची कैसे पहुंच गए और उन्होंने ये हमला क्यों किया? उज़्बेक दहशतगर्द कराची में क्या कर रहे थे और उनकी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी थी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोवियत यूनियन के ज़माने में उज़्बेकिस्तान भी एक मजहब मुखालिफ सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यहाँ मस्जिदें बनाना तो दूर की बात, घर में कुरान रखने की भी इजाज़त नहीं। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों की अगली नस्ल का मुसलमान रहना ही मुश्किल हो गया। कई साल तक यही हालात रहे, यहाँ तक कि 1991 में सोवियत यूनियन के कई टुकड़े हो गए। उज़्बेकिस्तान भी 9 आज़ाद ममालिक में शामिल था। सालों से मजहबी पाबंदियों के शिकार मुसलमान अब अपने मजहब को लेकर इनसिक्योर थे। उनकी अब पहली कोशिश यही थी कि इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। उज़्बेकिस्तान में ताहिर जान नामी शख्स ने इस्लामी तहरीक शुरू की, लेकिन सोवियत यूनियन के जाने के बाद भी उज़्बेकिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं था। यहाँ से उज़्बेक अक्सरियत पसंदी की कहानी शुरू हो गई। उन कार्रवाइयों के बाद उज़्बेकिस्तान में उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, तो ये उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान पहुँच गए। ये वो ज़माना था कि जहाँ अफगानिस्तान में भी मजहबी ग्रुप लीडर इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जो अक्सरियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करे, यानी ये उज़्बेक के लिए परफेक्ट माहौल था। इस तरह उज़्बेक और तालिबान की दोस्ती बढ़ती चली गई। तालिबान से दोस्ती के बाद उज़्बेक का वज़ीरिस्तान पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उज़्बेक दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के शाना बशाना थे। यूं पाकिस्तान के लिए दोनों ग्रुप्स का लीथल कॉम्बिनेशन बन गया। फिर वक्त के साथ साथ उज़्बेकों का भी अपना नेटवर्क वसी होता चला गया और करते करते कराची में भी उनके रवाबित शुरू हो गए। उज़्बेकों का कराची में नेटवर्क बढ़ रहा था और तालिबान से दोस्ती भी बढ़ रही थी। और इसी दौरान वो वाकया हो गया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। 1 नवंबर 2013 को हकीमुल्लाह महसूद ड्रोन हमले में मारे गए। ये तालिबान और उज़्बेक दोनों के लिए बड़ा धचका था, इसलिए बदला लेने की मंसूबाबंदी शुरू हो गई और अब इसमें दोनों ग्रुप्स शामिल थे। उज़्बेक दहशतगर्द पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे और इसमें उनका कराची में मौजूद नेटवर्क काम आ रहा था। अब वक्त है हम आपको इस मुश्तरका मिशन के मास्टरमाइंड से मिलवाएं। कराची का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और लश्कर जंगवी का रहनुमा बिन लादेन का पाकिस्तानी वर्जन अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी। अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी 26 अक्टूबर 1971 को कराची के इलाके नाज़माबाद में पैदा हुआ। 1996 में वो 25 साल का था जब वो सिपाही सहाबा में शामिल हुआ। 1998 में उसने सिपाही सहाबा से अलग होने वाली तंजीम लश्कर झंगवी में शमूलियत हासिल कर ली, जिसके बानियों में रियाज बसरा, अकरम लाहौरी और मलिक इसहाक शामिल थे। अताउर रहमान, नईम बुखारी, अबू हारिस, अब्दुल्ला, एहसन बिलाल, लाला, भाई साहब और गुलाम मोहम्मद, ये वो मुख्तलिफ नाम हैं जो वो अपनी शिनाख्त के लिए इस्तेमाल करता था। इसके पास 7 मुख्तलिफ शिनाख्ती कार्ड्स भी थे। आखिरी शिनाख्ती कार्ड गुलाम मोहम्मद वल्द फ़कीर मोहम्मद के नाम से 6 नवंबर 2014 को जारी हुआ। इसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे खतरनाक दहशतगर्द हमले प्लान और एग्जीक्यूट किए। TNS मेहरान बेस अटैक 22 मई 2011, कामरा एयर बेस पर हमला 16 अगस्त 2012, सखर में ISI के दफ्तर पर हमला
24 जुलाई 2013 और कराची एयरपोर्ट पर हमला 8 जून 2014। सीटीडी सिंध की रेड बुक के मुताबिक नईम बुखारी बारूदी मवाद बनाने का माहिर था। सिंध हुकूमत ने उसकी गिरफ्तारी के बदले 2 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर किया था। चले वापस एयरपोर्ट अटैक पर चलते हैं। नईम बुखारी को तो आप लोग जान गए होंगे, ये भी उसी का ही ब्रेन चाइल्ड था। आईडीए से लेकर भर्तियों तक, रैकी से लेकर ट्रांसपोर्ट फराहम करने तक, सारे काम की निगरानी बुखारी खुद कर रहा था। जी हाँ, दहशतगर्दों ने बगैर किसी रोक टोक के आराम से कोरंगी से लेकर एयरपोर्ट तक का सफर किया, लेकिन वो एयरपोर्ट में दाखिल एयरपोर्ट से मुत्तसिल कच्ची आबादी से दाखिल हुए। पहलवान गोट, जो उस जमाने में मिनी वजीरिस्तान बना हुआ था। हालात इस कदर कशीदा थे कि लोग मगरिब के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और ये गोट एयरपोर्ट से सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये सब हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पता नहीं था? बिल्कुल पता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये खबरदार किया गया था कि पहलवान गोट और बिटाई गोट की कच्ची आबादियां एयरपोर्ट के लिए खतरा है, लेकिन इंटेलिजेंस होने के बावजूद कुछ इकदाम नहीं लिया गया। हमले के बाद सिंध के वजीर आला कायम अली शाह और वजीर दाखिला चौधरी निसार ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। वही घिसे पिटे इल्जाम कि हमने तो बताया था कि कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ किया नहीं गया। अब गफलत किसी की भी हो, नुकसान तो पाकिस्तान और उसकी आवाम का हुआ। अब हम ये बात डिस्कस कर ही रहे हैं तो आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। आप जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो गए होंगे, आपने देखा होगा कि एंट्रेंस पर हर गाड़ी को बॉम्ब डिटेक्टर डिवाइस से चेक किया जाता है। ये मखसूस डिवाइस जो हमारे एएसएफ के एहलकार इस्तेमाल करते हैं, ये कई साल पहले बेफायदा साबित हो चुकी है। बरतानिया की अदालत में ये साबित हो चुका है कि ये डिवाइस फ्रॉड है। इसको बनाने वाले जेम्स मैककॉर्मिक को बरतानवी अदालत 10 साल की सजाए कैद सुना चुकी है। जी हाँ, एयरपोर्ट अटैक से 1 साल पहले इस फ्रॉड का मुकदमा हो चुका था, सजाएं मिल चुकी थी, लेकिन हमले के वक्त तो क्या, आज भी कराची एयरपोर्ट पर यही डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। कराची एयरपोर्ट अटैक को तकरीबन 12 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी कच्ची आबादियां वैसी की वैसी ही हैं। दहशतगर्दी का खात्मा आज भी एक ख्वाब है। 2024 में कराची एयरपोर्ट के बाहर एक बार फिर हमला हुआ। दुनिया में एक बार फिर खबर चली, कराची एयरपोर्ट अंडर अटैक। ऑयल टैंकर जो है उसकी आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं। वही अलमिया, वही दास्तान जिसमें हम सालों से फंसे हुए।